हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टॉपिक 2.0। फ्रेंड्स, मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टॉपिक 2.0 पर। फ्रेंड्स, क्षमा चाहेंगे कि आपको आज हम पेपर फर्स्ट का आपको पेपर प्रोवाइड जो मटेरियल मुझे प्रोवाइड कराना था वो हम प्रोवाइड नहीं करा पाए यूट्यूब पर, क्योंकि फ्रेंड्स आज थोड़ा सा बिजी इसलिए रहे हैं क्योंकि बहुत से फ्रेंड्स थे जिनको पेड अपना जो भी मटेरियल था वो चाहिए था, तो बस उन्हीं के लिए तैयार कर रहे थे। अब जब टाइम मिला है तब आपके लिए ये कंप्लीट वीडियो बना देते हैं, जिसमें आज हम आपके अपना जो फर्स्ट पेपर रह गया था उसको हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं ये पूरी की पूरी पीडीएफ है। ये पीडीएफ सिर्फ उन लोगों के पास सेंड की गई है जिन लोगों ने हमें पेमेंट किया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनको ये पीडीएफ अच्छे से सेंड कर दी गई है और वो लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यूट्यूब पर आपको ये समझने में काफ़ी आसानी होगी, तो आप यूट्यूब पर समझ सकते हैं, लेकिन आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आपको पीडीएफ प्रोवाइड तभी की जाएगी जब आप पेमेंट कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो पीडीएफ फ्री में नहीं मिलेगी, लेकिन आपको क्लासेस बिल्कुल से फ्री में दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक अपना कंप्लीट कर लिया था। हमने इससे पहले हंटर आयोग को पढ़ लिया था, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है उसको हम पढ़ने वाले हैं अपना लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में। ठीक है, चलिए लॉर्ड कर्जन की शिक्षा नीति के बारे में पढ़ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, लॉर्ड कर्जन 1898 में भारत की धरती पर आया। उस समय के इतिहासकार नूरुल्ला एवं नायक ने यह तक कहा कि इतना बुद्धिजीवी ब्रिटिश अधिकारी भारत आया ही नहीं था जैसा लॉर्ड कर्जन था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने काम क्या क्या किए थे, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसी ने केंद्रीय सलाहकार बोर्ड की स्थापना की थी, रेलवे बोर्ड की स्थापना की थी, सर्वाधिक रेलवे लाइनें बिछाने का कार्य किया था, सिंचाई विभाग, पुलिस विभाग, सीआईडी, पुरातत्व विभाग की स्थापना एवं बंगाल विभाजन इसके जीवन की महत्वपूर्ण घटना थी। प्रशासनिक कार्यों के साथ साथ इसने शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे कि शिमला शिक्षा सम्मेलन 1901 हुआ आपका, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग आपका जिसको रेले आयोग कहते हैं 1902 हुआ, और आपका भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 हुआ। ऐसे ही इसने बहुत सारी कार्यक्रम किए थे, जिसमें से सबसे पहला है शिमला शिक्षा सम्मेलन। शिमला शिक्षा सम्मेलन क्या था, तो ये 15 दिनों तक चला था और इसके जो प्रस्ताव थे वो कुल 150 प्रस्ताव थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे हम आ जाते हैं भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इसे रेले आयोग कहते हैं, ये 1902 में आया। ठीक है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की बात करें तो इसका गठन लॉर्ड कर्जन ने किया था, और इस आयोग को जो अध्यक्ष थे उससे वो रेले को बनाया गया था। ठीक है, रेले को अध्यक्ष बनाया गया, और इस आयोग में 2 भारतीयों को जगह मिली थी, जिसमें से एक थे सर सैयद हसन बिलग्रामी और दूसरे थे डॉक्टर गुरदास बनर्जी। ठीक है, और ये 7 सदस्यीय आयोग था। चलिए हम आगे चलते हैं। आगे हम आ जाते हैं भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। तो फ्रेंड्स, यही जो आयोग था ये 1902 में जो बनाया गया था भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, इसी को पूर्ण रूप से जब अधिनियम बनाया गया वो 1904 को बनाया गया था। मीन्स इसको कानूनी मान्यता 1904 में दे दी गई थी। इसमें काम क्या क्या हुआ आप देख सकते हैं कि सीनेट के सदस्यों की संख्या न्यूनतम 50 एवं अधिकतम 100 कर दी गई थी। सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निर्धारित कर दिया गया। प्रत्येक विश्वविद्यालय की प्रादेशिक सीमा को निश्चित कर दिया गया और नवीन विश्वविद्यालय खोलने की अनुमति प्रदान की गई। इसी के बाद हमारा आता है 1911 में आ जाता है हमारा गोखले बिल। गोखले बिल आप जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे रिलेटेड थे। उनसे रिलेटेड क्या है कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य कराने के लिए 19 मार्च 1910 को एक प्रस्ताव लेकर आए थे, जिसे गोखले बिल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और इस बिल को जो मान्यता है वो 1911 में मिली थी। आप देख सकते हैं कि 16 मार्च 1911 को गोपाल कृष्ण गोखले केंद्रीय धारा सभा में एक बिल लेकर आए। इस बिल में इन्होंने कुछ प्रमुख बातें रखी थी। ठीक है, जैसे बातें थी 6 से 10 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा अनिवार्य की जाए। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा आगे आ जाता है हमारा सैडलर आयोग, जो 1917 में आया। इसी को हम कलकत्ता आयोग के नाम से भी जानते हैं। इस आयोग में क्या था कि कलकत्ता विश्वविद्यालय के शिक्षा संचालक जो थे डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी जो थे, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं से अवगत कराने एवं इन समस्याओं को समाप्त करने के लिए आयोग बनाने का सुझाव ब्रिटिश सरकार को भेजा। तब ब्रिटिश सरकार द्वारा 14 सितंबर 1917 को माइकल सैडलर, जी हाँ फ्रेंड्स, माइकल सैडलर की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं। इसी के बाद हमारा आ जाता है हर्टॉग समिति। हर्टॉग समिति हमारी 1929 में आई, और हर्टॉग समिति का जो गठन है वो सर फिलिप हर्टॉग ने किया। वो कब किया था, और इसकी अध्यक्षता 1929 में इसका किया गया था सर फिलिप हर्टॉग की अध्यक्षता में। ठीक है, जिसका मुख्य उद्देश्य था शिक्षा में अपव्यय और
अपव्यय एवं अवरोधन को समाप्त करना। अपव्यय आप समझ सकते हैं कि अपव्यय का मतलब होता है कि किसी छात्र की जैसे कोई छात्र होता है, आपने देखा होगा स्कूल से वो पढ़ाई छोड़ देता है, तो इसका बस यही मतलब था कि छात्र जो थे वो शैक्षिक सत्र बीच में पढ़ाई जो छोड़ जाते हैं, उसका मतलब अपव्यय था। अपव्यय मतलब इसमें पैसा बर्बाद हो जाता था, सरकार का भी और लोगों का भी मन नहीं लगता था अगर बीच में छोड़ जाते थे। अवरोधन का मतलब है रुकावट। रुकावट का मतलब है कि एक ही कक्षा में एक विद्यार्थी को कई बार फेल हो जाना, ठीक है। तो इस सब को अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए ये सब किया गया था हमारी हार्टॉग समिति, ठीक है। हमारा अगला आ जाता है इसी के बाद वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना आप समझ सकते हैं कि वर्धा शिक्षा योजना को ही हम बुनियादी शिक्षा, बुनियादी तालीम, नई शिक्षा, नई तालीम, बेसिक शिक्षा, जाकिर हुसैन समिति, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स। जाकिर हुसैन समिति इसी नाम से पिछली वर्ष प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, आप देख सकते हैं पेपर में आपको दे रखा होगा, ठीक है। जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में इस समिति, तो आखिरी ये जो वर्धा शिक्षा योजना थी ये 1937 में आई। इसकी बात करते हैं तो 22-23 अक्टूबर 1937 को वर्धा में शिक्षा सम्मेलन बुलाया गया। इस सम्मेलन में सभी भारतीय शिक्षा संचालकों को आमंत्रित किया गया था, जिसमें सभापति महात्मा गांधी जी ने किया था, ठीक है। तो इस सम्मेलन में गांधी जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें रखी थी। वो महत्वपूर्ण बातें हैं कि 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा होना चाहिए। बालकों की शिक्षा को हस्तकौशल से जोड़ा जाए। पाठ्यक्रम निर्माण बालकों की आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ये सारी बातें थी आपकी वर्धा शिक्षा योजना से रिलेटेड, ठीक है। इसी के बाद हमारी आ जाती है खेर समिति। खेर समिति क्या थी, तो 1938-39 में आई। इस समिति का गठन मुंबई के मुख्यमंत्री वीजी खरे, जो उस समय वीजी खरे थे, जिनका मुख्य कार्य वर्धा शिक्षा योजना को जांच करना था, ठीक है। इसी के बाद हमारी 1939 में आ जाती है आचार्य नरेंद्र देव समिति। इस समिति का जो काम था वो था माध्यमिक शिक्षा में सुधार, ठीक है। इसी के जस्ट बाद हमारी सार्जेंट प्रतिवेदन आ जाता है, सार्जेंट रिपोर्ट, जिसे हम 1944 कहते हैं, ठीक है। इस सार्जेंट रिपोर्ट को आप देख सकते हैं कि सर जॉन सार्जेंट ने एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस प्रतिवेदन में इसने शिक्षा को 2 भागों में बांटा। पहला था कि प्राथमिक शिक्षा 6 से 11, जबकि उच्च शिक्षा का मतलब था 11 से 14 वर्ष। इस प्रतिवेदन में पर्यावरण शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा एवं तकनीकी शिक्षा पर बात की गई। इसी के बाद हमारा आ जाता है विश्वविद्यालय आयोग, जिसे हम राधाकृष्णन आयोग के नाम से भी जानते हैं। इसे 1948 और 49, ठीक है। तो 4 नवंबर 1948 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, ठीक है। इस आयोग का गठन कब किया गया था आपका 1948 में 4 नवंबर को। और इसी आयोग ने अपनी 25 अगस्त 1949 को इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो आपसे यही क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था कि रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई और गठन कब हुआ, ये दोनों क्वेश्चंस आए हुए थे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इन सभी के ये सारे के सारे कार्य हैं हमारे, ठीक है। तो कार्य हैं, ये जो PDF है, सिर्फ PDF जिनको प्रोवाइड की जाएगी वो आसानी से इसको पढ़ सकते हैं। इसमें हम सिर्फ आपको हेडिंग और उनसे रिलेटेड कुछ चीज़ें बता दे रहे हैं। अगला है हमारा माध्यमिक शिक्षा आयोग, मुदालियर आयोग, जिसे हम 1952-53 में जो आया। 23 सितंबर सन 1952 को मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया, जिससे मुदालियर आयोग कहा गया, ठीक है। 28 अगस्त 1953 को इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। तो इसने अपनी रिपोर्ट, आप इसको बहुत ध्यान से रखिए कि रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, इसका भी एक क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था, ठीक है। और आपसे ये मुदालियर से भी रिलेटेड एक प्रश्न आया था। हमारा अगला आ जाता है इसी के बाद हमारा कोठारी आयोग 1964-66। कोठारी आयोग से आप सभी परिचित होंगे। 14 जुलाई 1964 को दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में 17 सदस्यीय एक आयोग का गठन किया गया, जिसे कोठारी आयोग कहा जाता है। इस आयोग ने अपना माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा तीनों पर कार्य किया और 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, ठीक है। चलिए अगला हमारा पॉइंट आ जाता है इसी में कोठारी आयोग में ही आपका त्रिभाषा सूत्र दिया गया था, जिसे 10+2+3 में भी लागू किया गया था। इसी के बाद हमारी आ जाती है 1968 की शिक्षा नीति। 1968 की जो शिक्षा नीति थी ये आपकी कोठारी आयोग का ही एक रूप था, ठीक है। उसी के सुझाव पर ये लागू की गई थी हमारी 1968 की शिक्षा नीति। इसी के बाद हमारी 1986 की शिक्षा नीति आ जाती है, जिसे हम राजीव गांधी की शिक्षा नीति भी कहते हैं, क्योंकि इस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री 1986 में राजीव गांधी जी थे, तो इस वजह से इसको कहा जाता है। इसी में भी इसमें काम किया गया था कि 10+2+3 को लागू किया गया। कोठारी आयोग ने सिर्फ रूपरेखा तैयार की थी, लेकिन इसमें लागू कर दिया गया था, ठीक है। अगली बात करते हैं नवोदय। तो नवोदय विद्यालय भी इसी से रिलेटेड थे और आपके विद्यालय संकुल भी इसी से रिलेटेड थे। अगली बात करते हैं हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब शुरू हुआ, तो 1987 से 88 इसका टाइम पीरियड है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना 1987 में आई, जिसका मुख्य उद्देश्य था देश के प्रत्येक
विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना। मूलभूत का मतलब है जैसे कि मूलभूत आवश्यकताएं आपकी होती हैं कि इसमें 2 कमरे होने चाहिए, एक बरामदा और 2 शिक्षक की बात की गई थी, लेकिन फिर जब इसका संशोधन हुआ सन 1992 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को जो संशोधन किया गया, इसके बाद इसमें 3 शिक्षक और 3 कमरों की बात की गई। ठीक है, अगली हम बात कर लेते हैं अपनी, इसी के बाद हमारा आ जाता है बच्चों की देखभाल। ये सब आपके इससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, डाइट के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि 1987 में डाइट आया था। डाइट आप देख सकते हैं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। हमारा अगला है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 5 मई 1988 में किया गया, जिसका उद्देश्य था कि 1995 तक देश के 8 करोड़ बच्चे एवं प्रौढ़ लोगों को शिक्षित करना। भारत में केरल पहला राज्य है जहां संपूर्ण साक्षरता की घोषणा की गई। अगली बात कर लेते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बच्चों के अधिकार 1989, ये भी हमारा एक एक्ट आया था। और इसी के बाद आपका एक आया राममूर्ति समिति। राममूर्ति समिति आप देख सकते हैं कि 1990 में आई, जैसे 7 मई 1990। इस समिति का गठन विश्वनाथ प्रताप सिंह पूर्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1990 में किया गया था। ठीक है, इस समिति ने 26 दिसंबर 1990 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे। महत्वपूर्ण बिंदु जो थे वो आप देख सकते हैं, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड था, शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाए जिसका माध्यम मातृभाषा हो। आप देख सकते हैं कि सभी में मातृभाषा का यूज़ किया गया है। महात्मा गांधी की भी शिक्षा नीति में यही था कि उन्होंने जो भाषा थी वो मातृभाषा बताई थी कि मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा दी जाए। अगली बात करते हैं प्राथमिक शिक्षा में शिशु देखभाल कार्यक्रम पर बल दिया जाए, जिसमें महिलाओं की नियुक्ति अधिक की जाए। ठीक है, अगली है हमारी यूजीसी का पुनर्गठन किया गया और प्रौढ़ शिक्षा पर एवं शैक्षिक अवसरों की समानता पर बल दिया गया। इसी के बाद आ जाती है हमारी रेड्डी समिति। रेड्डी समिति से पिछली वर्ष एक प्रश्न पूछा गया था कि रेड्डी समिति के अध्यक्ष कौन है, तो अब आप देख सकते हैं कि रेड्डी समिति के जो अध्यक्ष थे वो जनार्दन रेड्डी थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हमारा आगे आ जाता है संशोधित शिक्षा नीति। संशोधित शिक्षा नीति इसी को हम यशपाल समिति भी कहते हैं, 1992-93। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा भारत में शिक्षा से संबंधित राष्ट्रीय सलाहकार समिति का गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष प्रोफेसर यशपाल को बनाया गया। तो आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर यशपाल जो थे वो किसके अध्यक्ष थे, वो थे आपके राष्ट्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे। कौन? प्रोफेसर यशपाल। ठीक है, इनसे भी रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला हमारा आ जाता है डीपीईपी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, जो 1994, 97 और 2000 में लाया गया। ठीक, चलिए हमारा अगला आ जाता है मध्याह्न भोजन, मिड डे मील। मिड डे मील से रिलेटेड प्रश्न आपसे पूछ लिए जा सकते हैं कि ये कब से लागू हुआ, तो 15 अगस्त 1995 से ये लागू हुआ। इसमें था क्या कि प्रारंभ में ये योजना 1 से 5 तक चलाई गई, फिर बाद में 1 से 8 तक चला दी गई। ठीक है, अगली बात करते हैं हम आगे। आप देख सकते हैं कि 1 सितंबर 2004 से विद्यालयों में पके हुए भोजन की व्यवस्था की गई। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पके हुए भोजन की व्यवस्था कब की गई, तो 1 सितंबर 2004 से। ठीक है, हमारा अगला आ जाता है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान आप देख सकते हैं कि 2001 नवंबर 2000 में सर्व शिक्षा अभियान की योजना तैयार की गई। ठीक है, इसे 1 अप्रैल 2001 में लागू भी किया गया। ठीक है, इस योजना को लाने में महत्वपूर्ण योगदान भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का है। आगे बात कर लेते हैं हम, यहाँ देख सकते हैं आप इस तरीके सर्व शिक्षा अभियान 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 के बीच में आया था। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं हम स्कूल चलो अभियान। तो स्कूल चलो अभियान भी आपका 2001 से प्रारंभ हुआ। ठीक है, उत्तर प्रदेश में इस अभियान को चलाने की शुरुआत सन 2004 से मानी जाती है। आप देख सकते हैं, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में आपका आया। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं एनसीएफ से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर यशपाल। काम क्या किया कि ज्ञान को वास्तविक जीवन से जोड़ा है, ज्ञान को रट्टा मारने से रोकना है, ज्ञान को गतिविधि के द्वारा सीखना है और बालक का सर्वांगीण विकास करना है, बालक को मूल्यों की शिक्षा प्रदान करनी है। एनसीएफ से आप देख सकते हैं 2-3 क्वेश्चन पिछले ईयर आए थे, मैंने आपको पेपर भेज दिया, आप देख सकते हो उसमें। ठीक है, पेपर सिर्फ उन्हीं लोगों के पास भेजा गया है जिन्होंने हमारा बैच परचेज किया है, उनको दिया गया है जिन्होंने पीडीएफ, क्योंकि उनके पीडीएफ में इतनी मेहनत की गई है कि उनके पीडीएफ को उन्हें इधर उधर ढूंढने की, कहीं आंसर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके आंसर वहीं के वहीं उन्हें टिक किए हुए मिल जाएंगे, तो उन्हें कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमारा आता है आरटीई 2009। तो आपसे यही सिर्फ पूछा जाएगा कि आरटीई कब आया, तो 2009 में आया। लागू कब किया गया, तो 1 अप्रैल 2010 में से लागू कर दिया गया। ठीक है, आगे हमारा इसी तरीके का कोई भी अब ऐसा टॉपिक नहीं बनता है। जो ये अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपकी बनती है, इसको आप एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज की क्लास बस यहीं ख़त्म करते हैं। आज का यही रहेगा
और अब आगे जो भी क्लासेस लेकर आएंगे वो आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से रिलेटेड रहेंगे फर्स्ट पेपर के, ठीक है। इसके बाद हम आपकी सेकंड पेपर की प्रिपरेशन कराएंगे, उसके बाद थर्ड और फोर्थ। तो फ्रेंड्स यही थी हमारी आज की इस फर्स्ट पेपर की लास्ट वीडियो, मतलब नोट्स से संबंधित। अब आगे जो भी होगा वो आपको हम लाकर रहेंगे। आपको एक बात और बता दें कि आप लगभग वैसे 30 से 40 प्रश्न आपके ऐसे आएंगे जो आपकी मेंटल एबिलिटी पर डिपेंड करेंगे, बौद्धिक क्षमता पर डिपेंड करेंगे, तो आप उसको आसानी से लगा सकते हैं। यदि आपने इस नोट्स को पढ़ लिया तो आपका ये फर्स्ट पेपर बिल्कुल से अच्छा जाने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट जरूर करें। टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें अगर नहीं किया है, और व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लें। सबकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।